आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है, लेकिन आप देखिए कि वास्तव में आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये हिंदी भाषी बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं को ध्यान में रख करके मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हम देख लेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है? तो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पहचान, तो पहचान का मतलब वही है कि वाक्य, और यहाँ लिख देंगे मुख्य क्रिया। खास करके हमको ये ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस वही होगा जिसमें वर्ब के फॉर्म होंगे। तो वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे इत्यादि इत्यादि आते हैं। जैसे अगर गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर तो है, गा, गी, गे आता है तो अब फ्यूचर तो है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है कि ये नहीं पता होता है। इंडेफिनिट क्या होता है कि अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब वह घर आएगा, आएगा इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। वह घर आ रहा होगा, कंटिन्यूअस है, रहा होगा, रही होगी। वह घर आ चुका होगा, परफेक्ट है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे है। और वह 2 घंटे से घर आ चुका होगा या आ रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये फ्यूचर क्यों है? जैसे मान के चलो, अगर हमने कहा राधा एक गीत गाएगी, राधा एक गीत गाएगी। अगर कोई पूछता है कैसे फ्यूचर है, तो आप बताओ गा, गी, गे है इसलिए फ्यूचर है। और कोई कहे कि कैसे टेंस है, तो आप कहो कि गाना यानी कि सिंग मेन वर्ब है इसलिए टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे है? क्योंकि ये गाना गाएगी ये अनिश्चित है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको एक नियम देखना पड़ता है। इसका रूल क्या जाता है? रूल इसमें देखना है आई तथा वी, यानी कि हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। जो आई वी है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा शैल। हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग। तथा यू यानी कि सेकेंड पर्सन में यू आता है, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, किसी का नाम, दे और किसी का नाम, ये लिखेंगे थर्ड पर्सन में ये सब आएंगे, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में या मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे विल या शैल, जिसके साथ जो ज़रूरत पड़ेगा वो हम लगा लेंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या अदर्स जो भी है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ और इसमें एडवांस भी बताऊँगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद।
अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों में शेयर करो। जैसे देखो, हम सब विद्यालय जाएंगे। हम सब विद्यालय जाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन जब बनाओगे तो कौन विद्यालय जाएंगे, तो हम सब, यानी कि वी, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ देखो शैल होना चाहिए, तो आई वी के साथ शैल लगेगा। वी शैल गो टू स्कूल। वी शैल गो टू स्कूल। अगर यही रहता है कि वे सब विद्यालय जाएंगे, वे सब विद्यालय जाएंगे, तो हो जाएगा दे। अब यहाँ शैल नहीं होगा, यहाँ विल होगा। दे विल गो टू स्कूल। दे विल गो टू स्कूल। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है खास करके कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी है, तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। और सेकंड पर्सन है यानी कि यू के साथ साथ ही, सी, इट, दे, यानी कि ये जान लो कि आई वी को छोड़ करके अगर कुछ भी आता है तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, आप देखते होंगे आई के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आई के साथ विल का प्रयोग कब होता है, जब काम एकदम निश्चित हो कि हमको ये करना ही करना है, तो आई के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे मैं इस काम को अवश्य करूँगा। मैं इस काम को अवश्य करूँगा, तो हो जाएगा आई। अब यहाँ देखो विल लग जाएगा क्योंकि अवश्य हो गया ना। अगर अवश्य नहीं रहता तो नहीं लगता। जैसे मान के चलो, वह इस काम को अवश्य करेगा, तो यहाँ भी अवश्य लग गया, तो यहाँ हो जाएगा ही। चूँकि ही के साथ विल लगना चाहिए लेकिन यहाँ शैल लगेगा। ही शैल डू दिस वर्क। ही शैल डू दिस वर्क। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब दूसरा इसमें निगेटिव सेंटेंस देख लो। जो निगेटिव सेंटेंस होता है, तो निगेटिव का जो सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद विल होगा या शैल होगा, जैसा जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। उसके बाद नॉट होगा और नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और उसके बाद अदर्स आप दे दो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वगैरह हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर इसी को मैं कहूँ कि सीता विद्यालय नहीं जाएगी। सीता विद्यालय नहीं जाएगी। सीता विद्यालय नहीं जाएगी। सब्जेक्ट क्या मिला, सीता, तो हो जाएगा सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। विल नॉट गो टू स्कूल। सीता विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। अच्छा, ये निगेटिव है। किसी में भी आप निगेटिव यूज कर सकते हो। जैसे आई विल नॉट डू दिस वर्क कर दोगे, यहाँ नॉट लगा दोगे तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव केवल नॉट लगाने से नहीं होता है। निगेटिव जो वर्ड होते हैं, जैसे नेवर हो जाएगा, स्कैर्सली हो जाएगा, सेल्डम हो जाएगा, रेयरली हो जाएगा, ये सभी निगेटिव सेंस देते हैं, तो उनसे भी निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक वो होता है जिस वाक्य में क्या पहले आ जाता है, और एक वह होता है जब क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब जो होते हैं बीच में आ जाते हैं, है ना। तो जब ये सब बीच में आएंगे तो उसका नियम दूसरा बनेगा, और जब पहले क्या आएगा तो उसका नियम दूसरा बनेगा। तो जब क्या पहले आता है
तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह विल या शैल सबसे पहले लिखा जाता है, विल या शैल। अब आप कहोगे कि विल की शैल, तो भाई जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग विल या शैल लगेगा, तो विल या शैल और यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे अदर्स। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हम कहेंगे क्या रोहित अपने घर जाता है, क्या रोहित अपने घर जाता है, तो क्या का अंग्रेजी क्या लगाओगे? अब रोहित क्या है, थर्ड पर्सन है, आप कहोगे हाँ फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और बाकी जो बचेंगे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, तो रोहित थर्ड पर्सन में हो गया, तो क्या का अंग्रेजी क्या लगेगा? विल लगेगा, विल, और उसके बाद लिखेंगे रोहित, विल रोहित, और यहाँ लिखेंगे कम क्यों लिखेंगे? क्योंकि विल शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो विल रोहित कम टू, अब अपने घर यानी कि हीज हाउस। ठीक है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं कि रोहित कहाँ आता है, रोहित कहाँ आता है, तो आप कहोगे कहाँ बीच में आ गया, तो जब कहाँ बीच में आ गया तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिखो आप, वेयर। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे ना तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो भूल करके डू या डज मत लगा देना। अब रोहित के हिसाब से क्या लिखोगे? विल, वेयर विल रोहित, वेयर विल रोहित, अब आता है यानी कि कम, वेयर विल रोहित कम। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का है जिसमें क्या पहले है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा। अगर मान लो ऐसा बनता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर बीच में है, तो इन सबको हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर रहेगा तो, अगर नहीं रहेगा तो नहीं, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब कुछ देखो ऐसे सेंटेंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तो लास्ट में बताया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर में नहीं है लेकिन फिर भी वो फ्यूचर में ही रहते हैं। जैसे उसका यूज देख लो, जैसे देखो मुझे परीक्षा देना है, मुझे परीक्षा देना है, ठीक है, मुझे परीक्षा देना है। और एक मैं लिख रहा हूँ मुझे चाय पीना है, मुझे चाय पीना है। अब मुझे परीक्षा देना है का मतलब क्या? जो परीक्षा देना है वो कंपलसरी है, तो ऐसे में इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, आई हैव टू इन्वॉल्व इन द एग्ज़ाम, और इसका हो जाएगा आई एम टू टेक टी। कहने का मतलब ये है कि इसका ट्रांसलेशन जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, आई एम टू इन्वॉल्व इन द एग्ज़ाम। आप ऐसे बना सकते हो। तो आप कहोगे कि ये वाला क्यों पहले बना है, ये बाद में क्यों बना है? तो एक चीज़ जान लो कि जो कार्य करना कंपलसरी होता है वहाँ हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग किया जाता है, और काम जो कंपलसरी नहीं रहेगा लेकिन आएगा ऐसे ही कि मुझे काम करना है, मुझे घर जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पानी पीना है, मुझे लिखना है, मुझे याद करना है,
तो इस तरह का जो आएगा ना कि यानी कि अभी काम होना है, ये फ्यूचर ही तो बता रहा है कि अभी मुझे परीक्षा देना है, मैं दूंगा। मुझे घर जाना है यानी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे जाना है। मुझे चाय पीना है का मतलब अभी मैंने चाय नहीं पिया, अभी पीना है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर है। तो ऐसे में सब्जेक्ट के साथ जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखो कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आए। और इसी तरह का एक होता है जिसमें सब्जेक्ट हैव टू, हैज टू, या यहाँ लिख दो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम कब जो है हैव टू का प्रयोग करते हैं और कब एम टू का प्रयोग करेंगे, या कब हैज टू का प्रयोग करेंगे और कब इज टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे हमने कहा सीता को दवा लेना है, सीता को दवा लेना है। अब सीता को दवा लेना है मतलब काम तो अभी बाकी है, तो फ्यूचर तो हो गया, लेकिन इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सीता, अब यहाँ लिखेंगे हैज, अब टू, अब उसके बाद हैज हो गया, उसके बाद जो लेना है उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में बनाएंगे, सीता हैज़ टू टेक। अब क्या लेना है, मेडिसिन, द मेडिसिन, मेडिसिन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसी को ऐसे बना दीजिए, सीता इज टू टेक मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो है, दवा अगर नहीं लेगी सीता तो मर जाएगी, यानी कि कंपलसरी है तो हैज टू का प्रयोग करेगा। अगर कंपलसरी नहीं है तो इज टू का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अगर मान लो इसी को हम लिख दें, सीता को एक गीत गाना है, सीता को एक गीत गाना है, तो हम लिखेंगे सीता इज टू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ हैज लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीता अगर गीत नहीं गाएगी तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो बात समझ में आया। इज, एम, आर का प्रयोग, अगर सीता सिंगुलर है तो इज, अगर आई है तो एम, अगर प्लूरल है तो आर, और यहाँ अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करके टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर एक सेंटेंस में लिखूं, उन्हें घर जाना है, या ऐसे कह दें कि उन्हें घर जाना जरूरी है, तो हो जाएगा दे हैव, यहाँ हैव टू गो टू हाउस। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे बना दिया कि दे आर टू गो टू हाउस, तो इसका मतलब हो गया कि उन्हें घर जाना आवश्यक है, और इसका मतलब हो गया कि उन्हें घर जाना है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी में और होता है, जैसे वह घर जाने वाला है, वह घर जाने वाली है, वह घर जाने वाला था, वह घर जाने वाले, वे घर जाने वाले थे। देखो अबाउट टू, अबाउट टू मतलब वाला, वाली, वाले, है ना। अब वाली, वाला, वाली, वाले, इसके साथ अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इज, एम, आर, वाज, वर प्लस अबाउट टू, अबाउट टू। अब जब टू लगा है ना तो यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऐसे देखो, जैसे वे सब घर जाने वाले हैं, वे सब घर जाने वाले हैं, तो हो जाएगा दे, अब हैं ना, तो हैं का मतलब आर, दे आर अबाउट, अबाउट टू गो, और कहाँ, घर
तो हो जाएगा टू हाउस। दे आर अबाउट टू गो टू हाउस। अगर इसी को मैं कह दूँ वे सब घर जाने वाले थे, तो हो जाएगा दे वर अबाउट टू गो टू हाउस। ये भी फ्यूचर में ही आएगा। देखो दे वर अबाउट टू गो टू हाउस। ये बात समझ में आ रही है ना? थे रहेगा तो वर, हैं रहेगा तो आर। अब इसी को आप कह दो कि मैं आगरा जाने वाला हूँ। मैं आगरा जाने वाला हूँ। मैं आगरा जाने वाला हूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम अबाउट टू गो टू आगरा। मैं आगरा जाने वाला हूँ। अगर इसी को कह दिया जाए कि मैं आगरा जाने वाला था, तो हो जाएगा आई वाज अबाउट टू गो टू आगरा। अगर वह आगरा जाने वाला है तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू गो टू आगरा। अगर वह आगरा जाने वाला था तो ही वाज अबाउट टू गो टू आगरा। दूसरा चीज़ देखो, यदि इफ से, व्हेन से, एज सुन एज से, वेदर से और भी अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस, अगर जुड़ा हुआ सेंटेंस ईटी से जुड़ा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। जैसे देखो आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊँगा इफ़ सी कम्स हियर। अच्छा ये देखो इफ़ से लगा हुआ सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले भी होता है, व्हेन माय फादर कम्स हियर, जब यहाँ मेरे पिताजी आएंगे तो ये कामा लगा देंगे तो हो जाएगा, तो आई शैल बाई अ साइकिल। यानी कि जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे तो मैं एक साइकिल खरीदूँगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा नहीं था जैसा हम लोगों ने सोचा था। यहाँ तक तो कोई पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं।